प्यारे बच्चों, आज हम अपने चैप्टर की अगली कड़ी में अकबर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अकबर जो था वो एक पहला ऐसा विजेता रहा है, मुसलमान शासक, जिसने ये जान लिया था कि राजपूतों के सहयोग के बिना भारत के अंदर किसी भी तरह से एक स्थायी, परमानेंट और अस्थाई जो होता है वो टेम्परेरी है, कि एक स्थायी मुग़ल साम्राज्य की स्थापना तब तक नहीं की जा सकती जब तक राजपूतों के साथ सहयोग प्राप्त नहीं किया जा सकता या राजपूतों के साथ मित्रता स्थापित नहीं की जा सकती। अकबर मुग़ल बादशाहों में सबसे महान शासक था, क्योंकि अकबर ने भारत में रहते हुए हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने का एक कार्य जो है वो किया है। देखिए, अकबर एक महान विजेता है। वह मुग़लों का पहला ऐसा शासक था जिसने यह जान लिया या भांप लिया कि अगर राजपूतों के सहयोग के बिना मुग़ल साम्राज्य की स्थापना अगर करनी है तो उनके सहयोग के बिना नहीं हो सकती, राजपूतों के सहयोग के बिना। इसलिए अकबर जो था, उस अकबर ने राजपूतों के प्रति मित्रता की नीति अपनाई और राजपूतों के प्रति मित्रता की नीति अपनाकर भारत के अंदर यह एक नए युग का सूत्रपात था। अब जो अकबर जो था, इस अकबर ने राजपूतों के साथ अगर मित्रता की नीति अपनाई है तो उस नीति को अपनाने के कारण रहे। अगर पहले मैं कारण की बात करता हूं तो सबसे पहला जो कारण है वो राजनीतिक कारण है। देखिए, राजनीतिक कारण क्या था? अकबर बहुत ही दूरदर्शी शासक था। दूरदर्शी से भाव होता है दूर की सोचने वाला। वह भारत में विस्तृत और एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। उसे पता था कि अगर भारत के अंदर साम्राज्य को स्थायी बनाना है तो राजपूतों के साथ सहयोग की नीति अपनानी पड़ेगी, क्योंकि उस समय राजपूत जो थे वो राजपूत भारत के अंदर एक वीर जाति थी और अगर उनको अपने साथ मिला लिया जाए तो ही स्थायी साम्राज्य की स्थापना की जा सकती है, अन्यथा स्थायी साम्राज्य की स्थापना जो है भारत के अंदर नहीं की जा सकती। अब अकबर को यह बात जो है वो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि अगर राजपूतों के विरोध में अगर वो रहा तो कभी भी भारत के अंदर स्थायी साम्राज्य की स्थापना नहीं कर सकता, क्योंकि अकबर से पहले भारत में आने वाले जो दूसरे जो शासक जो थे, उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक जैसे शासक जो है वो अधिक समय तक नहीं टिक पाए थे। दूसरा, आपका व्यक्तिगत कारण। देखिए, अकबर भली भांति जानता था कि उसके साम्राज्य में उसके अपने जो सगे संबंधी जो थे, जो उसके अपने कोई नातेदार, कोई भी किसी प्रकार से कोई रिश्तेदार, अकबर के जो भी अपने संबंधी, वो हमेशा अकबर को धोखा देते थे, हमेशा उसे धोखा देते थे। और जबकि उसे पता था कि वो अगर अवसर पाकर उसके विरुद्ध विद्रोह भी कर देंगे, अकबर ने इसलिए राजपूतों के साथ मित्रता की नीति अपनाई, क्योंकि राजपूतों की एक ख़ास बात थी, उन्होंने जिसको अपना स्वामी मान लिया, अपने उस स्वामी के प्रति वो कभी भी छल कपट नहीं करते थे और हमेशा उसे अपने स्वामी के प्रति इस प्रकार के छल कपट करना पाप समझते थे। तीसरा, सेना के लिए आवश्यक, मुग़ल सेना के लिए यह आवश्यक हो गया था कि अकबर जो है वो राजपूतों के साथ मित्रता की नीति अपनाए, क्योंकि अगर राजपूतों के साथ अकबर मित्रता की नीति अपना लेता है तो राजपूत जो हैं वो एक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, उनके पास अपनी बहुत बड़ी सेना थी। अगर वो दोनों अगर एक साथ मिल जाएंगे तो यह और भी उसका साम्राज्य जो शक्तिशाली हो जाएगा, इसलिए सेना के लिए भी आवश्यक था। चौथा, आपका परिवार और उस्तादों का प्रभाव। अकबर जो था
वो अकबर के जीवन पर उसके परिवार और उस्ताद जो थे उनका गहरा प्रभाव पड़ा है। देखिए, अगर मैं अकबर की बात करूं तो अकबर का पिता हुमायूं था और अकबर का दादा जो था, तो दादा कौन हुआ? बाबर। अकबर का पिता हुमायूं और अकबर का दादा बाबर दोनों ही सुन्नी मुसलमान थे। देखिए, मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि मुसलमान जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, शिया और सुन्नी। सुन्नी जो मुसलमान होते हैं बहुत ही कठोर हृदय वाले होते हैं और शिया जो हैं वो द्रविड़ हृदय वाले होते हैं। तो अब इसमें जो इसका जो दादा जो था और इसका पिता, दादा मीन्स बाबर और पिता हुमायूं, दोनों जो थे सुन्नी मुसलमान थे, मीन्स कट्टर थे। लेकिन सुन्नी होते हुए वो कट्टर नहीं थे। अब उनकी इस उदार नीति का प्रभाव जो है वो अकबर के हृदय पर पड़ा, तो अकबर ने भी उदारता की नीति अपनाई है राजपूतों के साथ। और उसका उस्ताद जो था, वो उस्ताद ने भी अकबर को शांति का पाठ पढ़ाया या सुलह कुल की नीति जो उसने बताई है। और सुलह और कुल से भाव होता है शांति बनाए रखना। तो ये अकबर की राजपूत नीति के क्या थे? कारण थे। अकबर की राजपूत नीति की विशेषताएं। अकबर की राजपूत नीति की विशेषताएं देखिए क्या था। पहला, राजपूतों से वैवाहिक संबंध। अकबर जो था वो अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। और अगर बात की जाए सबसे पहले 1562 ईस्वी में अकबर ने अंबर मीन्स जयपुर का शासक था भारमल ने अपनी बेटी के विवाह का संबंध जो है अकबर के साथ या अकबर के सामने रखा। और अकबर ने बड़ी सहजता के साथ उसके इस विवाह के उस निमंत्रण को अकबर ने अपना लिया और राजपूतों के साथ अकबर के वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। जब अकबर के राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए तो अब अकबर और राजपूतों का एक पारिवारिक संबंध हो गया था। और इसी राजपूत रानी से उत्पन्न जो संतान जो थी जिसका नाम जहांगीर था, जहांगीर को मीन्स एक हिंदू रानी से उत्पन्न अपने पुत्र को अकबर ने जो है वो सत्ता पर आसीन किया है। ये एक बहुत बड़ी बात थी। दूसरा आपका राजपूतों को उच्च पद। देखिए, अकबर से पहले जितने मुग़ल शासन करने वाले जो राजा जो आए, इन मुग़ल शासकों ने अकबर से पहले कभी भी इन राजपूतों को राज्य के उच्च पदों पर आसीन नहीं किया था। उन्हें नीचे ही पद पर जो है वो रखा जाता था। और अकबर से पूर्व मुसलमान जो थे शासक, ये मुसलमान शासक राजपूतों से सौतेली माँ जैसा व्यवहार करते थे और उन्हें कभी भी उच्च पदों पर आसीन नहीं करते थे। लेकिन अकबर ने राजपूतों को उच्च पद पर आसीन कर अपनी महानता का परिचय दिया है। तीसरा आपका धार्मिक स्वतंत्रता। देखिए, अकबर एक पहला ऐसा मुग़ल बादशाह था जिसने राजपूतों को धर्म के आधार पर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी है। धर्म के आधार पर स्वतंत्रता से भाव है कि अकबर ने राजपूतों को मीन्स अपने साम्राज्य में हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता दी कि वो उसके साम्राज्य में जो भी हिंदू जो थे वो हिंदू अपने रीति रिवाजों को अपना सकते हैं। उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। उन्हें मंदिरों में पूजा पाठ करने, धार्मिक रीति रिवाजों को पालन करने और अपने त्योहारों को अपने अनुसार मनाने की पूर्ण रूप से आज़ादी अकबर ने दी। और अकबर ने यहाँ दो बहुत महान कार्य किए हैं। अगर मैं बात करूं कि तीर्थ यात्रा कर, अकबर से पूर्व जो भी हिंदू जो लोग जो थे इन पर तीर्थ यात्रा कर लगा हुआ था और एक जजिया कर लगा हुआ था। ये दो कर मुसलमानों ने हिंदुओं पर लगा रखे थे। लेकिन अकबर ने 1563 ईस्वी में तो तीर्थ यात्रा कर को और 1564 ईस्वी में जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। उसके बाद राजपूतों की आंतरिक स्वतंत्रता। देखिए, अकबर ने राजपूतों की आंतरिक स्वतंत्रता की भी घोषणा की है कि अकबर ने राजपूतों के जो भी अपने राज्य के अंदर उनके अपने घरेलू
अपने निजी जो मामले जो थे आंतरिक अपने राज्य के, उन आंतरिक मामलों में अकबर ने किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं किया है और अकबर से पूर्व ऐसा कभी नहीं था। अकबर से पहले तो उनके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाता था। उसके बाद शत्रु राजाओं से युद्ध। देखिए, शत्रु राजाओं से नहीं, राजपूतों से युद्ध। जो अकबर जो था, जिस भी राजपूत शासक ने अकबर की बातों को माना है या उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, उसने उन राजपूत राजाओं को तो अकबर ने सहयोग दिया है, लेकिन जिन राजपूत राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की है, उन लोगों को अकबर ने जो है वो मित्रता की नीति नहीं अपनाई है, बल्कि उन राजपूत राजाओं से अकबर ने जो है वो युद्ध किए हैं। उसके बाद राजपूत नीति के परिणाम। देखिए, राजपूत नीति के परिणाम क्या हुए। राजपूत नीति जो थी, उस राजपूत नीति का पहला परिणाम हुआ कि राजपूत मुगलों के रक्षक बन गए। अब से पहले जब राजपूत राजा जो थे, ये राजपूत शासक, ये मुगलों के विरोधी थे, लेकिन अकबर ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर कर उन्हें अपना शत्रु नहीं बल्कि अपना परम मित्र बना लिया। और अब दूसरी बात, अकबर ने इन राजपूतों के साथ उदारता की नीति अपनाई। तो उदारता की नीति अपनाकर और उन्हें अपना मित्र बनाकर अकबर ने इन राजपूत राजाओं को अपना रक्षक बना लिया। दूसरा, मुगलों की सेना में वृद्धि। देखिए, राजपूत जो राजा जो थे, इन राजपूत राजाओं के साथ अगर वैवाहिक संबंध किसने स्थापित कर लिए? अकबर ने। तो अकबर की सेना प्लस इन राजपूत राजाओं की सेना, दोनों की सेना जो थी, उस सेना एक साथ मिल गई, तो सेना में वृद्धि हुई। अब दूसरा आपका, मुगल जो सेना जो थी, वो मुगल सेना अधिक शक्तिशाली हो गई राजपूतों के मिलने से। अब कोई भी दूसरी जाति, दूसरा कोई भी शासन करने वाला राजा जो था, वो इन मुगलों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। तीसरा आपका हिंदू मुस्लिम एकता। देखिए, अकबर से पूर्व मुगल और राजपूत जो है वो ईंट और घड़े का संबंध था दोनों में। जिस प्रकार ईंट को अगर घड़े पर मारा जाए या घड़े पर ईंट को अगर मारा जाए या फेंका जाए, डाला जाए, तो जिस तरह से घड़ा टूट जाता है, या दोनों में एक शत्रुता का भाव जो था वो दोनों के अंदर भरा हुआ था, तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे के परस्पर नहीं आए, इनमें बहुत ज़्यादा शत्रुता रही है। लेकिन अकबर के आगमन के कारण हिंदू और मुसलमानों में एकता हुई और इस तरह से राजपूत और मुसलमान एक दूसरे के निकट आने का अवसर जो है वो अकबर के द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है। चौथा आपका, राजपूतों में एकता नहीं रही। देखिए, अकबर के आने से पहले राजपूतों में एकता थी। कोई भी अगर विदेशी शक्ति अकबर से पहले अगर राजपूतों पर आक्रमण करती तो संपूर्ण राजपूत जो है वो अपनी एकता का परिचय देकर हर हाल में दूसरी विरोधी शक्तियों को हराने की कोशिश करते थे। लेकिन अकबर ने उनकी एकता को तोड़ा और उनकी एकता को तोड़ने का मुख्य कारण ये था कि अकबर ने विवाह का संबंध स्थापित कर लिया राजपूतों के साथ। अब राजपूतों के साथ जिन लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, जिन लोगों के साथ मित्रता स्थापित कर ली, वे लोग जो अकबर के हितैषी बन गए और बाकी दूसरे जो राजपूत जो थे वो उसके विरोध में खड़े रहे। इस तरह से जो मुग़ल बादशाह अकबर जो था, वो अकबर अपनी इस महानता के कारण राजपूतों की एकता को जो है वो तोड़ सका। उसके बाद कला और साहित्य का विकास। अकबर और राजपूत राजा जो थे, ये दोनों ही कला के शौकीन थे और दोनों ही कला से प्रेम करते थे। इसलिए अकबर के शासनकाल में भी और आपका इन राजपूतों के शासनकाल में भी दोनों ने मिलकर कला का जो है विकास किया है। अब जो भारत के अंदर जो अनेक साहित्यों की रचना हुई है, वो साहित्य हिंदी भाषा में लिखे गए हैं और जिन साहित्यों की अकबर के समय में दूसरे साहित्यों की जो रचना हुई, उन साहित्यों की जो भाषा जो थी वो फ़ारसी थी। कहने का भाव ये हो गया कि हिंदी और फ़ारसी दोनों ही भाषाओं में जो है वो साहित्य लिखे गए हैं और कला का इस तरह से दोनों शासन करने वाले राजाओं ने जो है वो कला को बढ़ाया है और साहित्य को बढ़ाया है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि अकबर जो था
वो अकबर ने भारत के अंदर रहते हुए बड़ी महानता का परिचय दिया है। अगर वो अपनी महानता का परिचय नहीं देता तो वो साम्राज्य को इतना लंबा नहीं चला सकता था। धन्यवाद।